हाँ, देखो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है आईआईटी जैम एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। हेलो। तो बेटा देखो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स से। आईआईटी जैम का पेपर हुआ ना 2025 वाला मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जो क्वेश्चन 59 है, आज उसका हम जो है आप लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे। उसमें जो जो भी कंसेप्ट है वो भी बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn x7 बी आईआईडी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अब ये आईआईडी मतलब एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी है। आईआईडी का मतलब आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, सभी सैंपल पॉइंट्स और सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक। रैंडम वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ मीडियन थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो दी है, क्या दी है, मीडियन थीटा है, ठीक है ना। अब इस पॉपुलेशन का बेटा ना मीडियन आपको क्या दिया है, थीटा, ठीक। जो भी पॉपुलेशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मीडियन पहले से थीटा दे दिया गया है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ x1 x2, ये आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना दिया गया है, x1 x2 डॉट डॉट x7 आर द करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, देन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमें प्रूव करना है, इज ग्रेटर देन थीटा। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। मतलब दी है आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकंड स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। और राउंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको निकालना है। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे निकलता है ये। तो सबसे पहले बेटा ना आपको जो दिया हुआ है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। लेट x1 x2 डॉट 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 x7 क्या है, ये आईआईडी है, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो इनको आप ना इस तरीके से भी सपोज कर सकते हो, एक्स आई फॉलो एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो एफ एक्स फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से 7। आप इस चीज को इस तरीके से दिखा सकते हो। तो अपना जो रैंडम वेरिएबल है एक्स आई, जो रैंडम सैंपल है, वो क्या फॉलो कर रहा है, एक पॉपुलेशन जिसकी पीडीएफ क्या है बेटा, एफ एक्स, ठीक है ना। अब दूसरा चीज क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी है, मीडियन ऑफ पीडीएफ इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसमें दिया है मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज थीटा, ये आपको दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये समझो, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थीटा का मतलब ये हुआ कि आपके जो सैंपल पॉइंट्स हैं, सैंपल जो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर इनको हम प्रोबेबिलिटी निकालें, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई
अगर वो ग्रेटर देन थीटा निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हाफ आनी चाहिए, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी हाफ आनी चाहिए, या फिर ये इसके भी इक्वल होगा। थीटा आपका ऐसा पॉइंट होगा बेटा, आप मीडियन के बारे में जानते हैं, लेस देन दिस, ठीक है, ये होगा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to 7, ठीक है ना, इतना समझ रहे हो। ये जो आपका थीटा है बेटा, ये आपका मीडियन है ना। मीडियन का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, आपने अपने जो इस क्वेश्चन में दिया है, तो हम मान लेते हैं इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो क्या होता है, ये एफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है ना, एक्स की डेंसिटी फंक्शन। तो जो इसकी बीच वाली वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, तो ये बेटा जो आपका इधर देखो, आपका जो ये होता है ना, ये एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा थीटा, ये यहाँ पे क्या है, मीडियन, जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मीडियन आपको दे दिया गया है थीटा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसी पे कंडीशन लगा दिया गया है। जैसे आपको दे दिया गया है, सपोज x1, देख लेते हैं कैसे दिया है। सपोज x1, x2, x3 डॉट 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 x7, ये आपके क्या है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये आपके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो आप लोग समझते हैं, ऑर्डरिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, है ना, जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ठीक। तो यहीं से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, ये आपको क्या निकलना है, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थीटा हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या है, आपके पास 7 वेरिएबल ऑलरेडी है ना। तो एक ऐसे समझो, अगर मैंने ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसे बनाया, ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं, ठीक। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो इसका मतलब समझो, कह रहे हैं ये जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये ग्रेटर देन थीटा होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो अच्छा एक बात बताओ, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू की अगर अगर ये थीटा से ग्रेटर है बेटा, सेकंड स्मॉलेस्ट अगर थीटा से ग्रेटर है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इसके बाद वाले जो आपके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, चाहे ये वाला हो गया x3, x4, x5, x6, x7, अगर ये बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये भी सब बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं बताइए। हाँ बेटा, दैट इज क्लियर। अगर ये थीटा से बड़ा है तो ये भी बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपके टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 7, है ना, है कि नहीं बेटा। तो 7 वेरिएबल में से 6 तो एटलीस्ट 6 वेरिएबल क्या होंगे, ग्रेटर देन थीटा तो होंगे ही, है ना। इससे हमें ये निकल के आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट 6 आउट ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 7 वेरिएबल्स ना इज
greater than r greater than r greater than r greater than थीटा, ठीक ना। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब तो यही हुआ, बताइए, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि अगर ये सेकंड वाला अगर इससे ग्रेटर है, इससे बड़ा है, तो इसके बाद वाले अपने आप इससे बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी इससे बड़े हैं ना बेटा। और एक बात बताओ, हो सकता है x1 जो आपका है, ये x1, इसने ऐसा तो बोला नहीं है कि x1 आपका थीटा से छोटा है ना? ऐसा तो उसने बोला नहीं है कि नहीं? ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो x1 भी हो सकता है आपका थीटा से बड़ा हो, है कि नहीं? थीटा से x1 बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि 7 जो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनमें से 6 को तो आपको बड़ा होना पड़ेगा थीटा से, और बाकी जो पहला वाला है ये बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी बड़ा हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों केस लेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 7 आर ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। ये पहला बन जाएगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, एग्जैक्टली 7 आउट ऑफ 7 आर ग्रेटर देन थीटा, है ना। ये आपके ऐसे लिख सकते हो। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि मतलब कम से कम 6 वेरिएबल को तो आपको थीटा से बड़ा होना पड़ेगा, बाकी 7 भी हो सकता है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है ना कि आपका ये x2 अगर ग्रेटर देन थीटा है, हो सकता है जो x1 की वैल्यू है वो थीटा से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो जब वो छोटी थी तो वो इस वाले केस में आ गया, और जब x1 आपकी थीटा से बड़ी है तो इस वाले केस में, दोनों में कंसीडर हो गया। तो बेटा जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें सारे केसेस को एक साथ लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आपका क्या बन रहा है, रैंडम वेरिएबल, है ना। वो रैंडम वेरिएबल क्या है, कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, या नंबर ऑफ एक्स आईज आर ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ एक्स आईज आर ग्रेटर देन थीटा, ये आपका हुआ, क्या हुआ बेटा, एक रैंडम वेरिएबल वाई ना। तो नंबर ऑफ एक्स आईज, या फिर आप इसको कैसे लिख, नंबर ऑफ एक्स आईज, आपके मिनिमम जो है 6 तो होंगे, तो इसका मतलब समझ लो नंबर ऑफ एक्स आईज आर ग्रेटर देन थीटा, वाई हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, तो y जो डिनोट कर रहा है बेटा, यहाँ पे अगर एक्स आइज ग्रेटर देन थीटा हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आइज ग्रेटर देन थीटा हो गया, तो एक बात बताइए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, आपको पता है ना कि आपको ये देखो एक्स आइज ग्रेटर देन थीटा हो जाए तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, बताओ, एक्स आइज ग्रेटर देन थीटा इज इक्वल टू क्या हमने अभी निकाला था, 2, है ना, 1/2 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से 7 ना। तो यही इस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो आपका y आप देख रहे हो ना, ये आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल बन रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन रहा है। वो किस टाइप का बन रहा है, और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का बन रहा है ना, है कि नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है।
और ये कितना y कितनी वैल्यूज ले सकता है, यहाँ पे कितने कितने रैंडम सैंपल्स हैं बेटा, 7, ठीक है ना, बताओ। तो y कितने वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम 7, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। इसका मतलब ये हुआ y आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 7, 6, 7, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या बना आपका, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। देखो पहले ऐसे समझो ये xi आपके क्या है, xi यहाँ पे अगर एक केस दे दिया कि ये ग्रेटर देन थीटा है ना, तो ग्रेटर देन थीटा जब होगा तो 1/2 है ना, और दूसरा जब लेस देन होगा तो 1 - 1/2, ठीक है ना। तो दो ये xi यहाँ किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, बर्नौली रैंडम वेरिएबल की तरह, ठीक है ना। बताइए xi कोई वैल्यू लेगा, उसमें एक कंडीशन बन गया कि वो ग्रेटर देन थीटा होगा, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 है ना, और लेस देन होगा तो केवल 2 कंडीशन बन रहा। तो इस वजह से ये कैसा बन गया हमारा, बताइए, बर्नौली टाइप का कुछ ऐसा बन रहा ना। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी इसकी पता है कि जब ये ग्रेटर देन होगा तो 1/2, ठीक। तो अब देखो हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एक्साइज जो आपका बनता है बेटा, इसको आप समेशन में भी लिख सकते हो ना। नंबर ऑफ एक्साइज आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस। ऐसे समझो, जैसे अगर एक एक्साई आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन थीटा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेस, हमें सफलता मिल गई ना। तो एक जब एक्साई ग्रेटर देन थीटा हुआ तो हम बोलेंगे एक सक्सेस मिल गया। हो सकता है 2 ग्रेटर देन थीटा, हो सकता है 3, हो सकता है 4। तो ये जब इस तरीके का पैटर्न आता है तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल बन के निकलता है वो कैसा हो जाता है बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिक कंसेप्ट है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो यहाँ पे बेटा आपको टोटल क्या मिलेगा, 7, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, हाफ, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इतना समझ गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो वो जो केस था ऐसा समझो, y आपका पहले एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 6 था, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, है ना। या फिर कैसे लिखोगे इसको, y इज इक्वल टू 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, है कि नहीं, बताइए। अब आप क्या करोगे, इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक। तो चलो निकाल लेते हैं, है कि नहीं। पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो y आपका बायनोमियल फॉलो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C6 1/2, 6 1/2, 7 - 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, C6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसको वैसे ही रहने दो, 1/6, और ये आपका क्या हो गया, 1/1, 1/2 पावर 1, है ना। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, 1/2 पावर 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7, और नीचे ये आपका मल्टीप्लाई होगा 128, 7/28, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी उसमें, y इक्वल टू 7 हो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 7 C7 1/2 पावर 7, 1/2, 7 - 7, ठीक। तो ये बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 7, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पावर 7, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1/28। क्लियर। अब एक बात बताइए, आपका आ गया 1/28, है ना। अब आपको दोनों वैल्यूज मिल गए, इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई, ठीक ना। अब देखो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, इसको देखो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, है ना, यही था। इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, y इक्वल टू 7, है ना, y इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लाए बेटा, इसकी वैल्यू क्या हमने निकाला, 7/128, और इसकी वैल्यू क्या निकाले, 128। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका 8/28, है ना। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/16, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो बेटा आपका आंसर आ गया 1/16, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, देख लेते हैं। इस ऑप्शनल